एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। आज का टॉपिक बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 मिनरल्स को लिस्ट किया है जो उनके हिसाब से क्रिटिकल है। ठीक। और अब इंडिया दुनिया के उन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ आ चुका है जिसने अपने कैटेगोरिकली इन मिनरल्स को कैटेगराइज किया है, इन मिनरल्स को बताया है कि हमारे लिए कौन से मिनरल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले और इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले, मीडिया में, सोशल मीडिया में इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, पर आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको शुरू करने से पहले मैं अगर आपको एक इसका कॉन्टेक्स्ट दूं, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने अवतार मूवी देखी होगी। तो अवतार मूवी का आइडिया यह था कि रिसोर्सेज को, दूसरी जगहों के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें निकालने के लिए वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो जो ब्लू कलर के पीपल थे। ठीक है। तो वहाँ से एक आइडिया डेवलप हुआ कि नहीं यार, ये नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे किसी भी जगह जाके इस तरह से एक्सकेवेशन शुरू करके वहाँ के लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं हम। और ये आइडिया ठीक नहीं है। ये बात है 2011 की। तो लगभग पूरा डेकेड इसमें निकला कि शायद ये जो एक्सकेवेशन है और शायद ये जो पूरी स्क्रैम्बलिंग है मिनरल्स की, ये ठीक नहीं है। ठीक। लेकिन अब क्योंकि दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इन सब की तरफ जा रहे हैं। और उस वक्त, इस आज के टाइम और आज के स्पेस के हिसाब से इन मिनरल्स की ज़रूरत एक बार दुनिया को वापस से नज़र आने लगी है कि ये ज़रूरी है। और सारी कंट्रीज लिस्ट कर रही हैं कि उनके लिए कौन कौन से मिनरल्स हैं जो ज़रूरी है, जिन्हें वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिन्हें वो बचा के रखेंगे। तो इंडिया ने भी ऐसे 30 मिनरल्स लिस्ट किए हैं। हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात तो क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने और कौन से स्टेप लिए हैं जो उसके लिए उस मतलब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो अगर डेफिनेशन शुरू करें कि अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे इंडिया में जिस कमेटी ने रिपोर्ट पूरी बनाई है 30 जो जिसमें लिस्ट किए गए हैं, तो उन्होंने बोला है कि एक मिनरल इज लेबल्ड एज क्रिटिकल व्हेन द रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज रिलेटिवली हायर देन द अदर रॉ मटेरियल्स। अगर कोई ऐसा मिनरल है जिसकी शॉर्टेज हो जाए, जिसकी जिसकी सप्लाई में गिरावट आ जाए, और उसकी सप्लाई में गिरावट आने की वजह से अगर ये एक्सपोर्ट बंद हो जाए या महंगाई आने लगे, या नेशनल सिक्योरिटी का इसमें बार बार जिक्र होगा, तो वो ये है कि जब आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो वो इवेंचुअली नेशन को स्ट्रांग करने के लिए करते हो। तो वहां से नेशन को इकोनॉमिक फ्रंट पे और अलग अलग, अगर आपका इकोनॉमी कमजोर होगा तो आपको डिप्लोमेटिकली और इन सारी जगहों पे भी बार्गेन करने में एज अ बार्गेनिंग चिप आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि एक मिनरल ऐसा है जिसकी सप्लाई शॉर्टेज हो जाए और वो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करे और दूसरे मिनरल्स के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे लिथियम, हमने अभी एक छोटा वीडियो भी बनाया था, वो जो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोज हम बना रहे हैं ग्रीन स्क्रीन पे। तो उसमें लिथियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आज के टाइम पे उसे वाइट गोल्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपके मोबाइल्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर जगह लिथियम यूज हो रहा है। आज के कुछ साल बाद, 40-50 साल बाद कहा जा रहा है लिथियम पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएगा, और लोग गोल्ड के पीछे ना भाग के अगली जनरेशन जो है वो लिथियम के पीछे भाग रही होगी। ठीक है। और उस तरीके से जो स्टोरेज की जाएगी वो लिथियम में की जाएगी। खैर, तो ये है मिनरल की डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन अडॉप्ट की है वो यूनाइटेड स्टेट्स से अडॉप्ट की है, कि उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 1381-17 है, जिसमें वो यही बात करते हैं कि अगर किसी की शॉर्टेज हो जाए किसी मिनरल की सप्लाई में, तो उसको क्रिटिकल मिनरल बोला जाएगा। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने अपने डेफिनेशन दिए। जैसे यूरोपियन यूनियन 2 पैरामीटर्स की बात करता है कि अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एक एक मिनरल है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और उसका सप्लाई रिस्क है, तो वो क्रिटिकल माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि ऑल द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मिनरल्स दैट आर कंसीडर्ड वाइटल फॉर वेलबींग ऑफ वर्ल्ड्स मेजर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज, वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं, उन उनका जो जिस जिस स्पीड से जो गाड़ी उनकी चल रही है, जो उनकी अर्थव्यवस्था की गति है, अगर इस मिनरल की कमी की वजह से उनकी उस इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कमी आ जाती है, तो उस मिनरल को हम क्रिटिकल मानेंगे। ठीक। तो ये अलग अलग देशों की डेफिनेशन है, जिससे इंडिया ने मिलाकर एक डेफिनेशन बनाई है। तो अगर एक कंपाइल्ड, एक होलिस्टिक डेफिनेशन जो आज, वो ये है कि
those minerals which are essential for economic development and national security, and the lack of availability of these minerals or even the concentration of existence, extraction or processing of these minerals in few geographical locations. अगर इन minerals की कमी हो जाए या इसे कोई होल्ड करने लगे, इसका सप्लाई चेन में जो है वो रेगुलर यूज ना हो, तो भी इसे क्रिटिकल माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है, ये दिक्कतें आती हैं, उसमें इस तरह से कमी आ जाती है या उसको प्रोसेस करने में या एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कतें आती हैं, तो इट में लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एंड डिसरप्शन। ठीक, identifying and securing a stable supply of critical minerals is crucial for sustained economic growth and safeguarding national interests। तो ये एक छोटा सा पिक था कि मिनरल्स के बारे में, तो मैंने लगाया। इससे पहले भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स हुए हैं इंडिया ने अलग अलग टाइम पे, जैसे मैंने कहा ना, बाकी कंट्रीज भी आ चुकी हैं इसमें, वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे इंडिया ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया जहाँ सिर्फ डेवलप्ड नेशंस थे। लेकिन अगर प्रीवियस एफर्ट्स की बात करें तो ये 2011 से शुरू हो गया था, कांग्रेस की सरकार जब थी, तो प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था नीति आयोग से पहले। ठीक, तो उस प्लानिंग कमीशन ने हाईलाइट किया इस नीड को कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा एक कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कौन से ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। हमें उन मिनरल्स का एक पूरा खाका बनाना पड़ेगा। ठीक, 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ड्राफ्टेड द क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया। ठीक है, CEEW सीव जो ये है, इसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ 2016 में भी एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद 2022 में भी एक्सपर्ट्स की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की। CSEP, यह है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसने भी आज से कुछ साल पहले 43 नॉन फ्यूल मिनरल्स की बात की है जो क्रिटिकल माने जाएंगे। उन्हीं में से उठाकर जो गवर्नमेंट है उसने 30 इन क्रिटिकल्स को सेलेक्ट किया है। ग्लोबल एफर्ट्स देखा जाए तो सिर्फ इंडिया नहीं है इसमें, अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने भी अपने 50 मिनरल्स की लिस्ट को रिलीज किया है, पब्लिक किया है। यूनाइटेड किंगडम 18 मिनरल्स को क्रिटिकल मानता है। यूरोपियन यूनियन ने भी 2011 से ये मिनरल की बात करने लगा है। एंड द मोस्ट रिसेंट, और उसने 2023 में जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की उसमें 34 रॉ मटेरियल्स को क्रिटिकली, मतलब क्रिटिकल मटेरियल की तरीके से माना है। जापान में 31 है, ऑस्ट्रेलिया में 26 मिनरल्स है जो क्रिटिकल है। अब ये जो पूरे एफर्ट्स हैं दुनिया भर के, अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसके इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसका ग्लोबल एफर्ट से का इम्पोर्टेंस ये है कि the countries worldwide have recognized the importance of identifying critical minerals because these efforts will help ensure a stable supply of minerals for economic development and national security। क्योंकि अब दुनिया इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर वो ज़माना बीत गया जब समुद्र के उस पार दो किंगडम्स आपस में लड़ रहे हैं और उसका इस किंगडम पे कोई असर नहीं है। हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी होता था ट्रेड की, मतलब यहाँ से उठ के, हड़प्पा से उठ के लोग मेसोपोटामिया जाते थे अपना सामान बेचने, वहाँ से वापस आते थे। लेकिन जिस तरीके से दुनिया इस वक्त कनेक्टेड है और जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, हमने ब्लैक सी ग्रीन डील के वक्त भी हमने बात की थी कि ऐसे यूक्रेन रशिया की वॉर में पूरा अफ्रीका ऐसा हो सकता है कि भूखे पेट सोए, क्योंकि अफ्रीका हो या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो, उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 50% जो खाना है वो यूक्रेन और रशिया से ही जाता है। ठीक, तो इस तरह से दुनिया इंटर रिलेटेड है, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आएगा। ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन मैनेजिंग क्रिटिकल मिनरल्स आर क्रूशियल फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिलायंट ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, एक सस्टेनेबल और एक रिलायंट ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए ये ग्लोबल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अब ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो तो गया है, लेकिन सिर्फ इन 30 मिनरल्स को लिस्ट कर देने से क्या काम बन जाएगा? कि सिर्फ इन 30 मिनरल्स को लिस्ट कर देने से यह इंश्योर हो जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी इंटैक्ट रहेगा? नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा। तो ये कुछ फॉलो अप स्टेप्स हैं जो इंडिया को ध्यान रखने होंगे। तो अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले तो, और ये आपके आंसर राइटिंग के लिए एकदम बनी बनाई रेसिपी है, आप इन 5 पॉइंट्स को जो यहाँ पे माना जाता है ब्रॉडली इसी के अराउंड आप किसी भी उसमें लिख सकते हो। आप इसी तरीके की बातें करनी होती हैं। अगर आप अपना मेंस, जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है,
तो इसी तरीके के आंसर्स आपको अपने फ्रेम करने होते हैं। जैसे ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। द रिपोर्ट रिकमेंड्स मेजर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। कैसे, कैसी कैपेसिटी बिल्डिंग? कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल ये बनाया जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में SCIRO है, ठीक है, ये लीडिंग मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मिनरल्स पर रिसर्च करती है वो ये है SCIRO, और उसी के तर्ज पे नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मटेरियल इसका डेवलपमेंट किया जाए। उसके अलावा जो जिस सेंटर की ये बात कर रहे हैं उसका नाम ये है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। कोलैबोरेशन किया जाए, SECM में कोलैबोरेट विद अदर एजेंसीज फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एसेट्स रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, मतलब फॉरेन एसेट्स के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की एक्विजिशन दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो SECM है वो कोलैबोरेट कर सकता है दूसरी एजेंसीज के साथ कि स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया जाए क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड जो एसेट्स हैं उनका। ठीक, और ये जो पीरियडिक अपडेट्स एंड स्ट्रेटेजी, ऐसा तो है नहीं कि ये 30 मिनरल बना दिया आज की डेट में तो आज ये फाइनल हो गया, नहीं। इससे पहले मैंने बताया आपको कुछ लोग 43 मानते हैं, उससे पहले जब नीति आयोग के टाइम पे रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तब 11 मिनरल्स पब्लिश हुए थे 2011 में। आज 2013 में वो 11 से बढ़ के जो गवर्नमेंट मानती है वो 30 है, मतलब क्या 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो उसी तरीके से ये देखते रहना पड़ेगा कि और इस जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है इसमें और कौन कौन से मिनरल्स है जो आ सकते हैं, और उस हिसाब से अपडेट करते रहना पड़ेगा। और फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स या बहुत सारे प्लान्स आते तो हैं, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की वजह से या किसी न किसी वजह से, प्रायोरिटी की वजह से वो सारी चीज़ें पीछे ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ये इतना फैसिनेटिंग टॉपिक नहीं है जिसे बहुत सारे मीडिया चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स कवर करें, पर ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत बारीक तरीके से बात कर रहे हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ इंडिया ने इन तीन मिनरल्स को सिर्फ इंडिया ने इन 3 मिनरल्स को लिस्ट नहीं किया है, इसके अलावा इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक MSP को ज्वाइन किया है, इंडिया जॉइंस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये एक US लेड अलायंस है जहां पे 14 डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ आकर अपने मिनरल्स के एक्विजिशन और उनके कंजर्वेशन की बात करते हैं। और इंडिया ऐसा पहला डेवलपिंग नेशन बना है, इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग, नाउ द ओनली डेवलपिंग कंट्री विद दिस एलीट क्रिटिकल मिनरल्स क्लब। ये जो 14 लोगों का एलीट क्लब था उसमें इंडिया जाने वाला पहला डेवलपिंग नेशन बना है। ठीक है, तो ये इंडिया की बढ़ती हुई वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया का सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है उसको भी दिखाता है। इसे अभी रिसेंटली अब ये है कि वो इंडिया का जो एक बार गोल्डन फेज आ सकता है जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन भी इंडिया को उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं और रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया या मोदी से सीखेंगे। तो ये ऐसी विन विन सिचुएशन जहाँ दुनिया के 2 वर्ल्ड पावर्स, सुपर पावर्स, चलो आर्मी अब USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद उतना बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं है रशिया, लेकिन फिर भी उसका एक वेट बहुत बड़ा है, और वो दोनों लोग अगर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और इंडिया ऐसे ग्रुप्स में जा रहा है जहाँ से डेवलप्ड नेशंस हैं, तो ये थोड़ी सी तारीफ की, थोड़ा खुश होने की बात है। India is now the only developing country with this elite member. India's inclusion brings an international balance. ठीक है, इस हिसाब से भी लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया चला गया तो बहुत ही अच्छा हो गया। इंडिया के उस ग्रुप में जाने के बाद एक इंटरनेशनल बैलेंस आया है, क्योंकि ग्रुप अब सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक ही थॉट प्रोसेस के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस और जो ग्रो कर रही हैं नेशंस उनका पर्सपेक्टिव आएगा तो ग्रुप को भी सीखने को मिलेगा। इंडिया रिलीज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ 30, यही जो हमने बात की है। अब ये मिनरल्स इतने ज़्यादा क्रूशल इसलिए क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस से डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर्स, और वो एक चिप के ऊपर भी अभी एक लेक्चर अभी हाल फिलहाल आया सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर, कैसे US और रशिया लड़ रहे हैं। तो ये दुनिया का नैरेटिव जो है वो पूरी तरीके से बदल के इस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और इसके अराउंड कहा जाता है कि दुनिया आने वाले टाइम में सिर्फ 4 ABCD के ऊपर चलेगी। A इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B इज ब्लॉकचेन, C इज चिप्स एंड D इज डेटा।
तो जब दुनिया इसके ऊपर चलेगी, इसीलिए सारी मिनरल्स वगैरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि इस मिनरल का इन इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और देयर स्कैरसिटी और कंसंट्रेशन इन फ्यू लोकेशंस कैन लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर जगह पर लिमिट कर दिया जाए तो उससे सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं एंड डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं, affecting economic development and national security. This list marks a significant step towards self-reliance and addressing supply chain challenges for critical minerals in India. अगर ये दिस लिस्ट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप कि इंडिया को अगर सेल्फ रिलायंट होना है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया के साथ ये क्या है कि इंडिया इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट करता है, और ज़्यादातर वो जो डिपेंडेंट है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे बहुत से क्रिटिकल मिनरल्स जो इंडिया ने लिस्ट किए हैं वो खुद प्रॉपर कंजर्वेशन उसकी नहीं हो पाती है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसका जब इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट होता है, तो वो चाइना जैसी कंट्रीज से होता है, ब्रॉड उसका आस्पेक्ट चाइना से ही आता है। तो अगर इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना है और अपने पड़ोसियों जो मतलब गाहे बगाहे आंख दिखाते ही रहते हैं उनको, अगर उनके साथ बराबरी की फुटिंग पे रहना है तो खुद आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंट टॉपिक है मिनरल्स वगैरह का, आप ध्यान से पढ़ना। आपके GS1 में भी ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो 30 मिनरल्स हैं वो बोर्ड पे आएंगे नहीं, मतलब दिखते नहीं इतनी दूर से, तो आप एक बार उसे गूगल करके वो 30 देख लेना एक बार सरसरी नज़र से कि है क्या, ठीक। तो आपको हर जगह काम आ जाएगा। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाली हमने बात की थी कि 5 तरीके जिससे लिस्ट करने के बाद क्या हो सकता है, वो आपके मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। तो इन मिनरल्स की लिस्टिंग के बाद ये काफ़ी वाटरशेड मूवमेंट इसलिए बोला जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप, इसलिए क्योंकि अब हमें एटलीस्ट ये पता है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करनी है, हमें अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी ज़रूरत है। तो ये मिनरल्स वो आज के टाइम पे वो शस्त्र हैं, वो हथियार हैं जिनकी मदद से लड़ा जाएगा, जिनकी मदद से AI या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसमें आगे बढ़ा जाएगा। तो इनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक टॉपिक है इसके बारे में आप डिटेल से समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep watching and keep preparing for UPSC. Thank you very much.